Hello dear students, today we are going to learn about the gravitational constant graph for below and above the surface of the earth. तो लास्ट के जो लेक्चर है उसमें दो थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक जो अर्थ का सरफेस होता है उससे अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और डाउन साइड मतलब बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वैल्यू, जी की वैल्यू, जी का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज फिर से उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स जी और आर के बीच का रिलेशन। तो पहले लेते हैं below the surface of the earth, below the surface of the earth। तो आगे की थ्योरी थोड़ी रिवाइज करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि जी ऑफ डी मतलब डेप्थ में जब ले रहे थे तो जी ऑफ डी इज इक्वल टू जी आर ई माइनस डी डिवाइड बाय आर ई था फॉर्मूला। क्लियर। चलो ये आर ई जो है उसको मतलब ये जी से मतलब डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जी डिवाइड बाय आर ई यहाँ पे हो जाएगा आर ई माइनस डी। फिर आर ई माइनस डी जो होता है, यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो डेप्थ के लिए हमने ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमने एक स्फीयर कंसीडर किया था, ठीक है। और ये जो है वो कितना लिया था हमने, डेप्थ डी। डी डेप्थ पे कोई यहाँ पे पॉइंट मास जो होता है उसके रिलेटेड यहाँ पे हमने फाइंड किया था फॉर्मूला। चलो ये टोटल रेडियस कितनी होती है अर्थ की, आर ई। तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, तो टोटल आर ई में से डी माइनस, इसको हम क्या बोलते थे, स्मॉल आर। आर ई माइनस डी को हम स्मॉल आर अगर कंसिडर करें तो जी ऑफ डी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर से। तो इन शॉर्ट आप जितना डेप्थ में जाओगे उतना उसका ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होगा वो इंक्रीज होगा। अर्थ में जितना आप डेप्थ पे जाओगे, ठीक, उसकी सरफेस से, तो उतना जितना अंदर अंदर की साइड जाओगे उतना ऊंचा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि लिनियरली प्रोपोर्शनल है। तो साथ में यहाँ पे भी ग्राफ पे भी एक नजर डालते हैं। यहाँ पे देखो हमें वाई एक्सिस पे हमने लिया है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यहाँ पे लिया है आर। तो ये लिनियरली प्रोपोर्शनल है, सीधा ही दिख रहा है। यहाँ पे देखो लिनियरली प्रोपोर्शनल मतलब लिनियर ग्राफ होगा, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी साथ में क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो लिनियरली इंक्रीज होती है। यहाँ पे हमने आर लेस देन आर ई मतलब आर ई से अंदर की साइड पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलो दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, ये इसका ग्राफ है। अभी यहाँ पे पहुंचे, इसके बाद की डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थ्योरी में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एबो दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, एबो दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। चलो इसमें क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला था एबो दी सरफेस जी ऑफ आर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। तो आर स्क्वायर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, इसका ग्राफ ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मतलब आर इंक्रीज जब होगा तो ये डिक्रीज होगा। देखो आया समझ में, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है इसलिए। तो ये हो गया बिलो दी सरफेस, ये हो गया अबो दी सरफेस। और एग्जैक्ट यहाँ पे जो हमने आर ई लिखा है वो क्या होता है, एट सरफेस, मतलब एग्जैक्टली जो सरफेस पे होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है वहां पे आर होता है। तो आर से लेफ्ट हैंड साइड बिलो और राइट हैंड साइड हमें एबो का ग्राफ मिलेगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको V से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय V। ये न्यू एक क्वांटिटी है
याद रखो कैपिटल V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि भाई V इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता है, तो V इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय मास। अभी जो यहाँ पे हम एनर्जी ले रहे हैं वो कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U बोलते थे। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होगा M। क्लियर, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे मैंने O पॉइंट लिया है। यहाँ पे मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है, ये पूरा ऐसे ये अर्थ का सरफेस मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अर्थ की ग्रेविटी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक P पॉइंट लिया है M मास का, मतलब पॉइंट मास M लिया है। अभी इस पॉइंट मास को मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आना है, इसको खींच के मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इस पॉइंट मास को लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और याद रखो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट मास को आप खींच के लेके आ रहे हो और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो पर यूनिट मास आप जितना वर्क डन करते हो, ठीक है, ये एनर्जी है, वहां पे आप वर्क डन भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे काम करते वर्क डन लिख देते, बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यूनिट मास में जितना पर यूनिट मास जितना वर्क डन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे work done by taking a point mass from infinite distance to the Earth's gravitational field पर यूनिट मास। अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट मास को, ठीक है, या तो यूनिट मास भी लिख सकते हो, पॉइंट मास या तो यूनिट मास। यूनिट मास मतलब ये 1 हो गया, ये अगर 1 हो गया तो जो वर्क डन होगा वही हमें क्या मिलेगा, उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल मिलेगा। ओके, चलो इट्स यूनिट क्या होगा, वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और एक मास है मतलब kg इनवर्स होगा। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे कैपिटल V। चलो वर्क का क्या याद रखवाया था आपको, 122 नंबर, ठीक है ना, और नीचे मास है, मास का बेटा क्या होगा, m1 होगा। चलो ये m0 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट करना है, L2 हो जाएगा और t-2। तो ये हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। या तो एक आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो दिया है उस इलस्ट्रेशन में भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कंसेप्ट है। क्लियर, तो दूसरी तरह ऐसे भी याद रख सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या है, तो कि U/m, U क्या होता था, तो याद करो G मैम, U मतलब पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और डिवाइड बाय R था, U डिवाइड बाय M, इसमें से M कैंसिल हो जाएगा, तो V का एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, GME।
और डिवाइड बाय आर। क्लियर? तो ऐसे इस थ्योरी से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्केप स्पीड। उसमें सब टॉपिक है एस्केप एनर्जी। तो पहले पढ़ते हैं एस्केप एनर्जी, उसके बाद पढ़ेंगे एस्केप स्पीड के बारे में। चलो एस्केप एनर्जी पहले तो क्या होती है, तो एक दो पॉइंट पहले नोट डाउन करते हैं। व्हेन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट in Earth's gravitational field, it comes back। किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर फेंकते हैं, जैसे मैंने मार्कर को ऐसे ऊपर की साइड फेंका तो सीधा ही फिर से नीचे आया, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है इसलिए। ये आप बहुत ही सिंपल लॉजिक है, सब जानते हो, ठीक है। बट व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ इट, acquires more heights। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसकी हाइट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अभी ऐसी सिचुएशन बनानी है कि भाई ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ है, और किसी ऑब्जेक्ट को आप यहां से फेंक रहे हो, तो वो जो अर्थ है, ठीक है, उसका जो सरफेस है और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां से वो बाहर निकल जाए। ये है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाहर निकल गया, देखो। है समझ में? और वो कभी वापस नहीं आए, तो ऐसी एनर्जी देनी है। और वो जो एनर्जी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप एनर्जी बोलते हैं। एस्केप मतलब वहां से वो निकल जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही वो आउट हो जाता है, ठीक है, और कभी वापस नहीं आएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो एस्केप एनर्जी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, इट इज द मिनिमम एनर्जी it is the minimum energy in which an object go out in infinite at infinite distance in absence of gravitational field। ऐसी मिनिमम एनर्जी जिससे ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाए, ठीक है, और वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो, वैसी एनर्जी। तो हमारे पास फॉर्मूला था, अभी फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं कि भाई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
चलो टोटल एनर्जी को हम ई बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, अभी देखो ये बाहर निकल गया, अभी मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे स्टेशनरी बन गया, तो ये अभी स्टेडी है, दैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। बट पोटेंशियल एनर्जी तो जानते हैं हम, फॉर्मूला क्या था, जी मैम वाला, जी मैम में तो ये रहा, ऐसे समझाया था, ठीक है, जी मैम में तो ए रहा, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखना है साथ में, तो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, जी एम ई एम और डिवाइड बाय आर के फॉर्म में होगी। अभी देखो ये नेगेटिव एनर्जी है, अगर उससे हम पॉजिटिव एनर्जी देंगे, मतलब इतनी ही अगर पॉजिटिव एनर्जी देंगे, इतना ही प्लस करेंगे यहाँ पे, तो ये टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एस्केप एनर्जी जो है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, पॉजिटिव के फॉर्म में लिखते हैं। तो एस्केप एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव विच इज जी एम ई एम और डिवाइड बाई क्या हो गया, आर। याद रखो एस्केप एनर्जी का क्या है फॉर्मूला, जी एम ई एम डिवाइड बाय आर। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8.1, देखो 8.1 का पूरा क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं पहले, उसके बाद उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे अपने टेक्स्ट बुक में डायग्राम था आपका, फिगर थी 8.1 ए, फर्स्ट ही डायग्राम, जिसमें हमने ऑर्बिटल लॉ देखा था, ऑर्बिट का लॉ देखा था, ठीक है, मतलब केप्लर्स का फर्स्ट लॉ, उसके ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पे क्या होता है, सन, ए सन है एस, ए कौन सा है, पेरिहेलियन है, जो सन के नियरेस्ट होता है उसको पेरिहेलियन बोलते हैं, और सन से फार अवे होता है उसको एल्फेलियन बोलते हैं। यहाँ पे पी पॉइंट पे बेटा क्या होता है, स्पीड कितनी है, उसके टेंजेंशियल स्पीड होती है वीपी, यहाँ पे स्पीड है टेंजेंशियल होती है कौन सी, वी ए। चलो ए डिस्टेंस कितना हो गया, आर ए, यहाँ से इस सॉरी सन से पी का डिस्टेंस कितना हो गया, आर पी। सन से ए का डिस्टेंस है आर ए और सन से ए पी का डिस्टेंस है आर पी। तो आपको रिलेशन पूछा है कि भी वीपी आरपी वीए और आर ए के बीच का रिलेशन बताओ, ठीक है। देखो ये जब सेमी सर्कुलर पाथ होता है किसी भी प्लेनेट का, सेमी सर्कुलर जैसा कोई पाथ होता है जिसको इसको हम इलेप्टिकल बोलते थे, इलेप्टिकल जो पाथ होता है, इलेप्टिकल पाथ में कोई भी जो प्लैनेट्स है वो ऐसे जब घूमता है तब उसमें जो मोमेंटम होता है, कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व होता है, ठीक है। तो इन दिस केस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। चलो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी याद रख लो क्या होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जिसमें r क्या है, डिस्टेंस है। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो ऐसे लिखेंगे, ये आर पी बेटा क्या हो जाएगा, क्रॉस होता है तो साथ में होता है साइन थीटा, पर यहाँ पे कोई थीटा की बात नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम लेंगे, और मैक्सिमम के लिए कितना लेना पड़ता है, थीटा 90। और वैसे आप जानते भी हो कि यहाँ पे जो उसकी स्पीड है उसके साथ मतलब टेंजेंट के साथ इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90। तो ये तो एल बन गया अभी आर पी, और ये साइन 90 हो गया 1, तो L इज इक्वल टू आर, और मोमेंटम जो है वो मोमेंटम को P इज इक्वल टू एम बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट P, ठीक है, और इस साइड पे पॉइंट A, मतलब जब भी प्लेनेट P पॉइंट पे आया होगा उसके बाद जब A पॉइंट पे होगा तब। चलो P पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे LP, RP, MP
एंड वीपी, यहाँ पे वैसे ही LA, RA, MA एंड VA। अभी एंगुलर मोमेंटम तो क्या है, कंजर्व्ड है, दैट मीन्स दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, मतलब LP इज इक्वल टू क्या होगा, LA, रखो वैल्यू, तो RP MP VP इज इक्वल टू RA MA और VA। अभी यहाँ पे देखो मास ऑफ, ये जो मास दिया है ना, कोई किसी प्लेनेट का मास है, मान लो कि प्लेनेट यहाँ पे है, उसके बाद कई पॉइंट पे यहाँ पे आया होगा, उसके बाद यहाँ पे, तो प्लेनेट का मास थोड़ी चेंज होने वाला है, वो तो इलेप्टिकल पार्ट में प्लेनेट एक ही रहने वाला है, क्योंकि एक प्लेनेट के लिए हमने कंसिडर किया है पूरा स्ट्रक्चर, तो प्लेनेट का मास सेम रहेगा, दैट मीन्स MP इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, MA, तो ए तो सामने सामने कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा RP VP इज इक्वल टू RA VA। चलो यहाँ पे अगर मैं VP डिवाइड बाई VA करूँ, तो यहाँ पे RA डिवाइड बाय आपको क्या मिलेगा, RP। आया समझ में, ये रिलेशन हो गया। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड भी पूछा है कि दो आपको एरिया दिया है, एक दिया है CAB का, ठीक है, या तो ABC, कोई भी एरिया आप कंसिडर करो, आपको परफेक्ट मैं बताता हूं, BAC दिया हुआ है, कौन सा है, BAC, और सेकंड आपको दिया है BPC, BAC और BPC, जो आपको दिख रहा है BAC, जो रेड यहाँ पे मैंने लाइंस की, क्योंकि वो जो एरिया कवर होता है किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में कवर होता है, तो ये दोनों एरिया में से कौन सा एरिया ग्रेटर है, तो डायग्राम में बहुत ही क्लियर है कि जो BAC से एरिया जो कवर हो रहा है सन के रिस्पेक्ट में वो ग्रेटर है, तो पूछा क्वेश्चन ये है कि BAC उसके लिए टाइम ज्यादा होगा या तो BPC से टाइम ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियस है जिसका एरिया ग्रेटर है उसका टाइमिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फ्रॉम डायग्राम it is clear that area of BAC is greater than BPC, so it will take more time। मतलब अभी यहाँ पे जब प्लेनेट होगा ना, तो ए ज्यादा टाइम लेगा उस एरिया के रिस्पेक्ट में, के सामने का जो एरिया उसके रिस्पेक्ट में। तो आज हमने एक ग्राफ के बारे में पढ़ा, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप एनर्जी में, एस्केप स्पीड में हमने एक टॉपिक पढ़ा एस्केप एनर्जी का, और इलस्ट्रेशन नंबर 8.1। ओके, थैंक यू वेरी मच।